बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, हमने कल से अपने पैथोलॉजी के सेक्शन को स्टार्ट किया है। तो पैथोलॉजी का हमने आपको बताया था कि पैथोलॉजी स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग इज़ कॉल्ड पैथोलॉजी। हमने क्या बताया था आपको कि पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी ही की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग को डिस्कस करते हैं। अगर आप ड्रग की डोजेज को डिस्कस करते हैं, डीलिंग करते हैं, उसकी किस तरह से उसको डील किया जाता है, तो उसको पैथोलॉजी कहते हैं। तो हमने पैथोलॉजी में आपके साथ डिटेल में तमाम एस्पेक्ट्स को आपके सामने रखा था, जिसमें हमने आपको डोज़ के हवाले से, डोज मैनेजमेंट के हवाले से और मुख्तलिफ़ कंडीशंस के हवाले से डोजेज़ के बारे में बताया था। इसमें मिनिमम डोज, मैक्सिमम डोज, डेली डोज, टोटल डोज, सिंगल डोज, लोडिंग डोज, मतलब पूरी डिटेल में हमने इफेक्टिव डोज के बारे में, लिथल डोज के बारे में और थेरापेटिक इंडेक्स तक की बात आपके साथ शेयर की थी। तो आज मेनली जो हमारे पास डिस्कशन की चीज़ है, आज हम इसको नेक्स्ट जब मूव कर रहे हैं तो हम अपनी बात डोज कैलकुलेशन की तरफ लेके जा रहे हैं कि डोज कैलकुलेशन क्या चीज़ है। देखें, थोड़ा सा मैं आपको एस्पेक्ट्स बताता चलूँ, थोड़ा सा मैं आपको इसका एक समरी से बता दूँ कि सिनेरियो है कुछ किस तरह। देखिए, हम पढ़ रहे हैं बेसिकली फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है? ये फार्मेसी की ये वो ब्रांच है। अब सवाल है, ये फार्मेसी की ब्रांच, तो फार्मेसी क्या चीज़ है? फार्मेसी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग, मैनेजमेंट और इवन कॉमन यूज़ ऑफ मेडिसन डील करते हैं। कि एक दवाई है, एक केमिकल है, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसकी डिस्पेंसिंग है, उसकी डोज है, तमाम सारे एस्पेक्ट्स आप फार्मेसी में डील करते हैं। तो फार्मेसी के बाद फार्माकोलॉजी उसकी ब्रांच है। फार्माकोलॉजी का क्या मतलब है? फार्माकोलॉजी किस चीज़ की स्टडी है? बेसिकली फार्माकोलॉजी जो है इसकी ये आपकी वो ब्रांच है जो सब्सटेंसेस को डील करती है, केमिकल्स को, डोजेस को डील करती है जो लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, डिफरेंट केमिकल प्रोसेस के थ्रू। अब देखें, बात यहाँ क्या हो रही कि केमिकल है, उसने आपके जिस्म के साथ इंटरेक्ट करना है। आप लिविंग बॉडी हैं, मैं एक लिविंग बॉडी हूँ। तो अब उस केमिकल ने, मैं पैथोलॉजी से इसको ना कोरिलेट करवा रहा हूँ आपको कि फार्माकोलॉजी में हम केमिकल को डिस्कस करते हैं, ड्रग को डिस्कस करते हैं कि जिसने लिविंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, ये होगी फार्माकोलॉजी। जबकि अब कितना केमिकल इस्तेमाल करना है, कितनी मिकदार में करना है, किस किस वक्त करना है, ये हमें पैथोलॉजी बताती है। कितना करना है, किस डिजीज़ में कितना करेंगे, क्या थेराप्यूटिक इंडेक्स उसका किस तरह लेंगे, थेरापी उसकी किस तरह से मेंटेन करेंगे, कितना इफेक्टिव वो केमिकल हो रहा है, कितना वो आपके लिथल हो रहा है, ये सारी बातें हमें पैथोलॉजी के ज़ुमरे में। पैथोलॉजी की आगे हम इसमें डिटेल में जब जाएंगे तो उधर से हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन हम अटेन कर सकेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको ये कोरिलेट किया कि फार्माकोलॉजी में हम स्टडी ऑफ ड्रग दैट इंटरेक्ट विद द लिविंग बॉडी करेंगे। तो पैथोलॉजी में कि डोज, कितनी दवाई, कितनी मिकदार, कितना मखसूस हम उसकी डोजेज जो हैं उसको डिस्कस करेंगे कि डोजेज कितनी है, ठीक है। तो अभी हमने कल जैसे आपके साथ फिर सारी डोजेज की बात की कि एक वक्त में कितनी लेनी है, पूरी थेरापी में कितनी लेनी है, एक कोई ट्रीटमेंट है उसके स्टार्ट में कितनी लेनी है। तो इन सारे चक्रों में जाने के लिए हमें डोज कैलकुलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है कि डोज कैलकुलेशन क्या चीज़ है। डोज कैलकुलेशन बेसिकली जो अडल्ट डोज है एक पर्सन के लिए, ये उसकी एज और उसकी जो है उस पर मेनली डिपेंड कर रही है। अगर कोई अडल्ट है तो अडल्ट डोज जो होती है पर्सन, वो 18 और 60 ईयर्स के दरमियान उसको कंसिडर किया जाता है। और कोई बच्चा है तो उसकी स्मॉल डोज होगी। जो चिल्ड्रन हैं उनको कैलकुलेट करते हैं मुख्तलिफ फ्रैक्शंस के अडल्ट डोज इन अकॉर्डिंग्स विद द एज ऑफ द चाइल्ड। और इसमें असल में देखें, डोज कैलकुलेशन की क्यों ज़रूरत है? एक दवाई बता दी जाती है कि अब जैसे हमने आपको बताया यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के ज़ुमरे में जब एक दवाई आती है तो हम उसको बता देते हैं कि इतनी मिकदार में दवाई हमने इस्तेमाल करनी है। जबकि जब
वो दवाई जो बताई जाती है वो अडल्ट डोज होती है, एक स्टैंडर्ड डोज बताई जाती है। हम उस डोज को आगे कैलकुलेट करते हैं जब हमने चिल्ड्रन को देनी हो, बच्चों को देनी हो, और खुदा न खास्ता अगर वो दवाई उसका ज़्यादा मतलब हमें मिकदार में ज़्यादा असर हम लेना चाहते हैं तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका जनरल डोज कैलकुलेशन पे अगर हम थोड़ा सा पहले बात कर लें तो जिस तरह आपकी स्लाइड इंडिकेट कर रही है कि इसकी जो है से कैलकुलेट करना पड़ता है आपके साइज़ ऑफ डोज की और नंबर ऑफ डोजेज़ की। इसमें आप साइज़ ऑफ डोज, नंबर ऑफ डोज और टोटल क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन जो है जो हम डिस्पेंस कर रहे हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें आ गई हैं जी, साइज़ ऑफ डोज, नंबर ऑफ डोजेज और द टोटल क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन टू बी डिस्पेंस। अगर हम इसमें देखते हैं डोज कैलकुलेशन में तो इसमें फॉलोइंग इक्वेशन है जो हम इसमें यूज़ हो रही है, रीअरेंज डिपेंडिंग ऑन द आंसर रिक्वायर्ड। अगर हम इसको देखते हैं नंबर ऑफ डोजेज को तो टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय साइज ऑफ डोज, ठीक है। तो इसको हम किस तरह करते हैं, अब हमारे पास एक एग्जांपल है कि आपके पास मेनली जो अगर डोज है कोई 200 मिलीग्राम उसका स्टैंडर्ड है आपके पास, तो उसमें मेनली जो आपके पास आ रहा है कि हाउ मैनी डोजेज आर कंटेन इन 10 ग्राम। तो अगर देखें सबसे पहले तो 10 ग्राम जो है उसको आप इज इक्वल टू 10,000 मिलीग्राम। एक ग्राम में 1000 में अगर ग्राम मिलीग्राम होते हैं तो 10 ग्राम में 10,000 मिलीग्राम होंगे, ठीक है। 10,000 क्यों हम इसको मिलीग्राम में ले रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ड्रग है वो मिलीग्राम में है। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो रही है जी, कितनी कंटेन का डोज कंटेन हो रही है जी 10,000। और अगर हम उसको डिवाइड करते हैं साइज़ ऑफ डोज पे तो हम एक जो ड्रग है उसे 200 ले रहे हैं। तो 10,000 को जब हम डिवाइड करेंगे 200 से तो आपकी 50 डोजेज का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो इस किस्म की इसकी बातें थी। अगर हम इसमें इस डिटेल में जब जाते हैं आगे तो बिफोर द फिजियोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन अडल्ट एंड पेडियाट्रिक पेशेंट, तो हमारे पास क्लैरिफाइड आया है कि ट्रीट किया जाता है ड्रग्स को एज इफ देयर वर मेरली मैनी एडल्ट्स। Various rules of dosage in which the pediatric dose was a fraction of adult dose based on the relative age were created for youngsters, ठीक है। इसमें हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जिनको हमने लिस्ट किया। यंग फार्मूला है एज डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज इज इक्वल टू डोज फॉर चाइल्ड। कि चाइल्ड की एज जब उसको डिवाइड करते हैं उसकी एज जमा 12 के साथ और मल्टीप्लाई करते हैं अडल्ट की डोज के साथ तो वो आपके पास डोज फॉर चिल्ड्रन आ जाता है। यंग्स फार्मूला में क्या है, अगर कोई एज है चिल्ड्रन की आपको मालूम है ईयर्स में तो उसकी जो डोज है चाइल्ड की वो कैलकुलेट की जा सकती है आपके क्लास फार्मूला से, ठीक है। तो जिसमें आप देख सकते हैं आपको एज का मालूम होना ज़रूरी है। अगर 1 ग्राम जो है 1 केजी जो है उसको पाउंड्स में करना है तो वो 2.20 उसके पाउंड्स बनते हैं। तो एंड पे ये आपका कॉलिंग रूल जो लिखा हुआ है एज एट नेक्स्ट बर्थ डे इन ईयर्स मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज और डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू डोज फॉर चाइल्ड। फ्रेंड्स रूल फॉर इन्फेंट्स एज इन मंथ मल्टीप्लाइड बाय अडल्ट डोज डिवाइड बाय 150 इज इक्वल टू डोज ऑफ इन्फेंट। और इस तरह जो आपके हमारे नोट्सों के रिलेटेड है आपका क्लास फार्मूला वेट इन वेट मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज और डिवाइड बाय 150। तो इसका जो आपका आ रहा है एवरेज वेट ऑफ अडल्ट, ठीक है। तो जो ये वेट है ये केजीज़ में नहीं है, ये पाउंड्स में है। तो उसको पाउंड्स में लेंगे तो 1 केजी जो है इज इक्वल टू 2.204 उसमें आ रहा है। तो इससे ही आप चाइल्ड की डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर कोई चाइल्ड है तो उसके लिए आपका यंग फार्मूला और इन्फेंट डोज जो कैलकुलेट करनी है तो वो उसके वेट के हिसाब से तो वो आप उसको क्लार्क फार्मूला की मदद से कर सकते हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल है आपके पास, अगर कोई चिल्ड्रन है 3 ईयर ओल्ड है उसकी डोज जो कैलकुलेट होगी उसमें आप क्या करेंगे, आप जैसे यंग फार्मूला देख रहे हैं तो 3/3 जमा 12, ठीक है। अब आपके पास आएगा 3/15 हो जाएगा। अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखें ये 1/5 ऑफ अडल्ट डोज बन गया है, ठीक है। तो अडल्ट की जितनी डोज आपकी बीपी में यंग फार्मूला में उस साल की दी होगी तो उसको आप अडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका इजीली इसमें कैलकुलेशन आपकी हो सकती है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखते हैं एज में तो इसके हिसाब से इसकी इस किस्म की कंसंट्रेशन बन रही है। तो बाकी आपके फैक्टर्स के हवाले से जब हम बात करते हैं तो फैक्टर्स इफेक्टिंग ड्रग डोजेज
तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डोजेज को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी मॉडिफिकेशन के हवाले से कुछ फेमिलियर बेल शेप्ड कर्व शोज़ होती हैं जो आपको ये चीज़ें बताती हैं। तो सबसे पहले आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेशेंट में जब ड्रग यूजुअल डोज प्रोवाइड की जाती है, एवरेज इफेक्ट इसमें मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल में अटेन हो जाता है। तो इन अ पोर्शन ऑफ द पेशेंट the drug will produce little effect. Resistant individuals इसमें आ रहे हैं. In another group of similar size, drug will produce an effect greater than the average effect. तो ये इसमें sensitive individuals consider किए गए हैं. Sensitive individuals और resistant individuals में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है कि sensitive individuals ये है कि जिनकी बॉडी similar size में effect produce कर सकती है, जो ड्रग है वो small quantity में उनको दी जा रही है, sensitivity उसमें individual में है, तो response उसमें शो हो रहा है। और कुछ होते हैं जिनमें resistance बढ़ चुकी होती है केमिकल्स के अगेंस्ट, तो उनको डोज जो है आपको होली सोली थोड़ी सी उसमें इन्हांस करनी पड़ती है। अगर एक इसमें है कि ड्रग्स यूजुअल जो डोज है वो स्टार्ट होती है इंडिविजुअल टेकिंग द ड्रग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अगर फिजिशियन में इंक्रीज और डिक्रीज सब्सिक्वेंट डोजेस टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ पेशेंट। अगर यूजुअल डोज है वुड बी द स्टार्ट डोज फॉर एन इंडिविजुअल टेकिंग द ड्रग टू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें अगर फर्स्ट टाइम लिया जा रहा है तो इस किस्म की स्कीम आ रही है। आप देखते हैं कि हमारे यहाँ एंटीबायोटिक्स का जो यूजेज है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब हमारी बॉडी में इसकी रेजिस्टेंस बढ़ गई। इसकी वजह क्या है कि हम इसको बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे हैं और क्लासेस का हम डिवीजन नहीं करते कि हम इंशाल्लाह एंटीबायोटिक पढ़ेंगे तो उसको हम आपको क्लियर बताएंगे कि हमने कितनी मिकदार से किस क्लास से शुरू करना होता है ड्रग्स को, केमिकल्स को, और किस उम्र तक किस तरह दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका एज जो सबसे पहला फैक्टर है। अडल्ट डोज जो है वो बेसिकली इस पे डिपेंड करती है कि अडल्ट का डोज इज़ डोज फॉर पर्सन बिटवीन एज ऑफ 80 to 60 ईयर, बट द चिल्ड्रन स्मॉल डोज आर गिवन। चिल्ड्रन डोज जो कैलकुलेट की जाती है अकॉर्डिंग टू एज ऑफ द चाइल्ड, वेरियस रूल्स इसमें फॉलो होते हैं जिसमें यंग्स फार्मूला है, डिकिंग फार्मूला है और क्लार्क फार्मूला है। ओल्ड पर्सन जो हैं उनको रिक्वायर होता है लेसर डोज ऑफ अ ड्रग बिकॉज द एक्सक्रीशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग बिकम स्लो, जबकि अबव एज ऑफ 60 जो हैं उनको 3/4 डोज ऑफ अडल्ट दी जाती है। 3/4 अडल्ट डोज का ही दिया जाता है, जबकि जो 60 ईयर होते हैं उनको उसमें ज़्यादा दी जाती है, जबकि 60 से कम वालों को लेसर अमाउंट में दी जाती है। इस तरह वेट और सेक्स इसमें आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं एज अ फैक्टर के तौर पर। अगर हम इसको देखते हैं सेक्स के हवाले से, वुमेन आर मोर ससेप्टिबल टू द इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स देन मेन। On the basis of body weight, female adults generally require smaller dose than males, कि females को कम मिकदार में डोज चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू मेल के, जबकि परसेंटेज ऑफ एडिपोज टिश्यूज इज़ ग्रेटर एंड परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ लोअर इन अडल्ट फीमेल्स एंड कम्पेयर टू अडल्ट मेल्स। ये तो आपने एडिपोज टिश्यूज़ को अपने फिजियोलॉजिकल पोर्शन में पढ़ा होगा, उसमें आपके टीचर्स ने आपको बताया होगा कि वहाँ एडिपोज टिश्यूज़ जो हैं उनकी परसेंटेज ग्रेटर होती है और परसेंटेज ऑफ वाटर जो है वो कम होता है आपकी फीमेल्स में एज़ कम्पेयर टू अडल्ट मेल्स के। तो प्रेग्नेंट वुमेन जो हैं या नर्सिंग मदर्स जो हैं शुड बी यूज मेडिकेशन ओनली विद द एडवाइस एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर फिजिशियन। कि प्रेगनेंसी के दौरान मुख्तलिफ स्टेजेस आ रहे हैं, आपको पता मुख्तलिफ ट्राइमेस्टर्स होते हैं, उसमें मुख्तलिफ तब्दीली आ रही होती है, तो उसमें और प्रॉपर आपको गाइडेंस चाहिए होती है फिजिशियन से। तो ये इस तरह से इसकी स्कीम बन रही है। तो अगर हम देखते हैं कि फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन को, जो ड्रग ले रहे हैं उसमें ड्रग रिलेटेड भी हैं और बॉडी रिलेटेड भी हैं। ड्रग रिलेटेड से क्या मुराद है कि लिपिड वाटर सॉल्युबिलिटी है, ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज़ क्या है, पार्टिकल साइज़ क्या है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या है, उसका फिजिकल फॉर्म क्या है ड्रग की, ड्रग का केमिकल नेचर क्या है, और इस तरह आपके डोजेज फॉर्म जो हैं और फार्मूलेशन और कंसंट्रेशन को आप डिस्कस करते हैं। जबकि बॉडी रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उसमें एरिया ऑफ अब्जॉर्प्शन सरफेस जो है, आपकी वेस्कुलरिटी है, आप बॉडी की पीएच है, प्रेजेंस ऑफ अदर सब्सटेंसेस हैं कि आप एक टाइम में कोई और दवाई साथ ले रहे हैं तो उसकी आपका उसका अब्जॉर्प्शन डिस्टर्ब हो सकती है। जीआईडी मोटेलिटी है, ठीक है, जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की थी कि कुछ केमिकल्स का ये होता है कि डाइजेशन के दौरान उनका डिस्टर्बेंस आ जाती है। और फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ अब्जॉर्प्टिव सर्फेसिस है, इसमें आपकी डिजीज़ वगैरह कंसिडर की जाए बॉडी अगर किसी डिजीज़ में है तो। हम इसमें अगर आप फैक्टर जो इफेक्ट कर रहे हैं इसमें टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें कि जिस वक्त आप दवाई ले रहे हैं उसका क्या आपके उसमें आ रहा है, तो टाइम एट विच अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड सम टाइम इन्फ्लुएंस डोजेज, आपकी जो डोजेज है उसको भी इफेक्ट करता है जिस टाइम में दवाई ले रहे हैं। तो ये स्पेशली ट्रू फॉर ओरल थेरापी इन रिलेशन टू मील्स, ठीक है।
Absorption produced more rapidly. Stomach and upper portion of the intestinal tract are free of food. Absorption ज़्यादा रैपिडली होगी अगर आपका मैदा खाली है और आपका ज़्यादा उसमें इंटेस्टिनल ट्रैक जो है फ्री है आपकी फूड से। और अगर अमाउंट ऑफ ड्रग दैट इज़ इफेक्टिव व्हेन टेकन बिफोर अ मील, अगर हम खुराक से पहले ले रहे हैं दवाई तो वो ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। मे बी इनफेक्टिव इफ़ एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग या आफ्टर टेकिंग, खुराक के दौरान लेते हैं या खुराक के बाद में लेते हैं तो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। लेकिन इसमें कुछ इस तरह से है कि अगर आप इसका सिनेरियो कुछ इस तरह से भी बन रहा है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनकी ज़्यादा आपको रैपिड इतनी अब्जॉर्प्शन नहीं चाहिए होती, तो अगर रैपिड अब्जॉर्प्शन नहीं चाहिए तो उसमें कुछ यूँ होता है कि जो गैस्ट्रिक एम्प्टाइंग रेट है उसमें हम इस तरह से इसको देख लेते हैं कि इरिटेशन जो है ड्रग की वो बेटर हो जाती है पेशेंट से, और जो आपका फूड है उसकी प्रेजेंट इन द स्टमक टू डायलेट ड्रग कंसंट्रेशन इसमें आ रही है। तो फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स अगर आप देखते हैं, फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स से क्या मुराद है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें आप देख सकते हैं डिसइंटीग्रेशन है मेन फैक्टर। डिसइंटीग्रेशन टाइम जो है टैबलेट की डिसइंटीग्रेशन हो रही है नहीं हो रही, उनके डिसोल्यूशन टाइम, या आपने फार्मास्यूटिक्स में इन टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में देखा होगा, सुना होगा कि डिसइंटीग्रेशन क्या होता है और डिसोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो डिसइंटीग्रेशन से क्या मुराद है, आप डिसइंटीग्रेशन से मुराद देखें द एक्ट और प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेट या स्टार्ट ऑफ बीइंग डिसइंटीग्रेटेड। इसमें आप ब्रेक डाउन कह सकते हैं कि टैबलेट या कैप्सूल की ब्रेक डाउन इसमें डिस्कस की जाती है, ये भी फैक्टर होता है। और उसका डिज़ोल्व होना वो भी इसमें आपको आपके लिए मैंने रखता है कि डिसोल्यूशन जो है, तहलील उसकी जो है वो भी अहमियत रखती है। अगर उसकी डिज़ोल्विंग पावर आपके ड्रग की नहीं है तो खुदा न खासा भी नुकसान। मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ क्वालिटी इन्हांसमेंट, क्वालिटी इंश्योरेंस प्रॉब्लम्स की वजह से ये आपकी जो अब्जॉर्प्शन ड्रग की वो इफेक्ट हो जाती है। फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो हैं, एक्सिपिएंट्स और एडजक्टेंट जो आप ऐड करते हैं कि आप फर्स्ट ऐड कर रहे हैं या सेकंड लाइन ऐड कर रहे हैं, तो उसमें वो भी आपको इफेक्ट करता है। नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, किस डोजेज फॉर्म क्या चीज़ होती है, फार्मास्यूटिक्स में पढ़ी होगी। टैबलेट एक डोजेज फॉर्म है, कैप्सूल एक अलग डोजेज फॉर्म है, इनहेलर्स इंजेक्टिवल्स ये डोजेज फॉर्म्स हैं, तो ये भी आपकी ड्रग की अब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। प्रोडक्ट एज और स्टोरेज कंडीशन, प्रोडक्ट एज से क्या मुराद है, कितनी प्रोडक्ट जितनी जैसे जैसे प्रोडक्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग के करीब होती है ज़्यादा इफेक्टिव होती है, जो वो अपने एक्सपायरी एज की तरफ जा रही होती है तो उसकी अब्जॉर्प्शन कम होती जाती है। और उसकी स्टोरेज कंडीशन कितना अर्सा वो कहाँ पड़ी रही, कि देखें ना, खुदा न खास्ता एक मेडिसन है और वो उसमें हार्ट उसमें पड़ी हुई है तो कितने के इफेक्ट होगा, उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स जिनको आप APIs कहते हैं वो साथ साथ डिस्टर्ब हो जाते हैं, साथ साथ वो अपना लॉस कर बैठते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि प्रेजेंस ऑफ डिजीज़ अगर है इस बॉडी में, लाइक बारबिटूरेट्स हैं या आपकी क्लोरप्रोमाजीन है, ये प्रोड्यूस करते हैं यूजली प्रोलॉन्ग इफेक्ट इन पेशेंट हैविंग लिवर सिरोसिस, अगर इसमें लिवर का प्रॉब्लम है। जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो प्रोड्यूस करती है टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करती है पेशेंट में, और किडनी फंक्शन जो है उसमें वर्किंग प्रॉपरली नहीं कर होता, इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एक्सक्रीट करती है थ्रू किडनी से, इसको एक्सक्रीशन आ रही है अगर डिजीज़ के वजह से आपकी जो अब्जॉर्प्शन इसमें देखी गई है। अगर हम फैक्टर देखते हैं एज का, जैसे हमने पहले बात की, इन्फेंट्स और एडल्टी जो हैं ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं ड्रग इफ़ेक्ट्स में, जैसे मॉर्फिन है, जबकि जो हैं आपके अडल्ट तो उसमें इतना ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं है। बॉडी वेट जो है, डोज नीड टू एडजस्टेड फॉर बॉडी वेट ऑफ द पेशेंट टू अचीव इफेक्टिव प्लाज्मा कंसंट्रेशन। बॉडी सरफेस एरिया मे बी मोर यूजफुल देन वेट टू एडजस्ट डोज फॉर चिल्ड्रन एंड वाइल एडमिनिस्ट्रिंग एंटी कैंसर एजेंट्स इसमें कंसिडर किए गए हैं। तो ये सारे आपके फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसमें आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कंसिडर किया गया है। पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर ऑफ फिजिशियन मे इन्फ्लुएंस द इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्पेशली द ड्रग्स which are intended for us in psychomatic disorders, साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर होते हैं उसमें आपके फिजिशियन का बिहेवियर, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वो भी आपकी ड्रग डोजेज को इन्फ्लुएंस करता है। फीमेल्स आर मोर इमोशनल दैन मेल्स, रिक्वायर लेस डोज ऑफ सर्टेन ड्रग्स। तो फीमेल्स ज़्यादा इमोशनल होती हैं, इस किस्म का उनमें सिनेरियो आ रहा है तो उनको फिर ज़्यादा ड्रग चाहिए होती है। इनर्ट डोज फॉर्म्स कॉल्ड
placebos which resemble the actual medicament in physical properties are known to produce therapeutic benefit in disease like angina pectoris and bronchial asthma। अस्थमेटिक और angina pectoris के जैसे पेशेंट्स हैं तो इसमें एक आपने प्लेसिबो टर्मिनोलॉजी देखी होगी। प्लेसिबो ये वो ड्रग होती हैं जो जिनमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट एज सच नहीं उसमें कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन ये जो मेडिसिन होती हैं ये साइकोलॉजिकल के हवाले से ये ज़्यादा अहमियत की हमल होती हैं। उसमें ये होता है कि आप मरीज़ दवाई ले रहा होता है लेकिन उस मेडिसिन का उस एक्चुअल जो है उसका कोई वो नहीं होता उसमें फ़ायदा या नुकसान, लेकिन उसकी साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसके जो डोजेज फॉर्म है या डोजेज है उसको बड़ा इफेक्ट करता है और ये बड़ा मतलब इसमें रिपोर्टिंग है कि उससे आपको अच्छा खासा पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो ये सारी चीज़ें इसके ज़ुमरे में आ रही हैं, तो आप इसको गौर से तवज्जो से देखें डोज कैलकुलेशन को और फैक्टर्स को। तो हमने इसमें अब नेक्स्ट हमारे पास फैक्टर्स के हवाले से क्लाइमेट्स तक हमने इसको देख लिया, हम एडमिनिस्ट्रेशन रूट और रेशियल डिफरेंस वगैरह ये जो हैं टैकीकार्डिया और अब्जॉर्प्शन के हवाले से हम इसको नेक्स्ट इसमें देखेंगे। तो यहाँ तक आप इसको नोट डाउन करें, कैलकुलेट करें, अपने हिसाब से कहीं मसला आ रहा है तो हम हमारे साथ डिस्कस करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।